प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल ईयर का 8th बी पेपर क्रिमिनोलॉजी के अंतर्गत नया अध्याय शुरू करेंगे। बाल अपराध। बाल अपराध शब्द की व्याख्या के लिए विविध दृष्टिकोण अपनाए गए हैं, जैसे वैधानिक दृष्टिकोण, सामाजिक कार्य दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। वैधानिक दृष्टिकोण जो कि मानदंडीय औपचारिकतावाद पर आधारित है, बाल अपराध की विशिष्ट आधार पर व्याख्या करता है, ताकि पुलिस और न्यायालयों के अन्यायपूर्ण कृत्यों से बाल अपराधी की रक्षा हो सके तथा खतरनाक व्यवहार से भी जनता को बचाया जा सके। सामाजिक कार्य धारणा अनौपचारिक तथा चिकित्सा योग्य है। मनोवैज्ञानिक धारणा विश्लेषणात्मक है। ये दो धारणाएं, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कार्य, मुख्यतः वैयक्तिक अपराधी के कल्याण से जुड़ी है और उस सामाजिक समूह को द्वितीयक महत्व देती है जिसमें अपराधी कार्य किया गया है। समाज शास्त्रीय धारणा अपराधी को उसके सामाजिक समूह का सदस्य मानती है और अपराध को समूह मानदंडों से विचलन और संगठित सामाजिक जीवन को सरलता से चलाने में बाधक शक्ति के रूप में देखती है। बाल अपराधी के गलत व्यवहार के प्रति वैधानिक धारणा में निम्नलिखित आवश्यकताओं पर बल दिया जाता है। नंबर 1, प्रतिवादी के विरुद्ध एक विशेष आरोप लगाया जाए। नंबर 2, कानून में इसकी निश्चित परिभाषा दी जाए। नंबर 3, अपराध अंतिम रूप से सिद्ध हो जाए। नंबर 4, आरोपी को मुकदमे की अवधि में झूठी, बहकाने वाली, असंगत और सार रहित गवाही द्वारा अभियुक्त ठहराए जाने से बचाया जाए। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण में दो पक्षों पर बल दिया गया है, आयु और व्यवहार या परिस्थिति। आयु कालक्रमिक, मानसिक और सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक निश्चित आयु से कम के बालक को अपरिपक्वता के कारण गैर जिम्मेदार समझा जाता है। बाल अपराध की व्यवहार सम्मति अवधारणा का उदय इस खतरे की विवेचना के बाद हुआ कि छोटी आयु का अपराधी एक वयस्क अपराधी बन सकता है यदि उस पर प्रतिरोधात्मक या प्रतिस्थापन के प्रभाव न हो। इसलिए उनके प्रारंभ में ही असामाजिक लक्षणों को रोकने के प्रयत्न होते हैं। आयु की दृष्टि से बाल अपराधी को कम आयु का अपराधी माना जाता है, अर्थात बालक अपराधी जो 7 वर्ष से 16 या 18 वर्ष की आयु के बीच हो या जैसा भी उस देश के कानून में प्रावधान हो। आयु के साथ अपराध की प्रकृति भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे बच्चे भी जो प्रस्तुति अपराधों में लिप्त रहते हैं, जैसे कि भगोड़ापन, आवारागर्दी, अनैतिकता और अनियंत्रण, बाल अपराध की परिभाषा में आते हैं। न्यूमेयर, इवान नाय, जेम्स शॉर्ट जूनियर, रिचर्ड जेनकिंस और वॉल्टर रैकलेस ने भी बाल अपराध की अवधारणा में व्यवहार के प्रकार पर जोर दिया है। वॉल्टर रैकलेस के अनुसार बाल अपराध शब्द अपराधी संहिता के उल्लंघन पर एवं व्यवहार प्रतिमानों के उस अनुसरण पर लागू होता है जिसे बच्चों व किशोरों में समाज द्वारा अच्छा नहीं समझा जाता। इस प्रकार आयु और व्यवहार उल्लंघन जो विधान में निषिद्ध हो, बाल अपराध की अवधारणा में महत्वपूर्ण है। बाल अपराध में व्यवहार तत्व इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि न्यायपालिका तथा प्रशासकों की धारणाओं में अंतर है। न्यायिक विधि में निश्चित अपराधों के ठोस प्रमाणों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर प्रशासनिक धारणा यह है कि क्योंकि बाल अपराधी स्वभाव से अपराधी नहीं होते और न्यायालय असमायोजित बालकों की सहायता के लिए होते हैं, अतः कोर्ट को बाल अपराध को अलग अलग करने की बात नहीं करना चाहिए, बल्कि बालकों का पता लगाने व अनेक असमायोजन को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। इस बात से एक प्रश्न उठता है कि कोर्ट के समक्ष कौन लाया जाए और कोर्ट किसको अपराधी करार दे। क्या वह बालक जो घर से एक बार या अनेक बार भाग चुका है अपराधी है? क्या वह बच्चा जो घर से अपनी सौतेली मां के अपमानजनक व्यवहार के प्रति क्रोध प्रदर्शित करता है अपराधी है? क्या वह लड़का जो अपने मित्रों के साथ शाम को देर तक बाहर रहता है
और अपने परिवारजनों के लिए चिंता का कारण बनता है, अपराधी है? क्या वह लड़का जो अधिक आज़ादी चाहता है और बड़े आज़ाद तरीके से व्यवहार करता है अपराधी है? एक समस्या बालक, साहसी बालक और अपराधी बालक में अंतर कैसे किया जाए? इस समस्या के समाधान के लिए विचार करने के लिए न्यायालय किस स्तर तक नियंत्रण करें, 5 प्रकार के विचलन बताए गए। नंबर 1, विचलनकारी स्थिति परक कारक, जहां बच्चा विनाशक परिवार और समुदाय के प्रभाव में अभिदर्शित हो, जैसे टूटे परिवार, आर्थिक असुरक्षा, परिवार में दुराचार, व्यसन, अस्वस्थ मनोरंजन, गंदी बस्ती का पड़ोस व नैतिक जोखिम के स्थान जैसे सस्ते होटल। नंबर 2, पर्यावरण में वैयक्तिक असमायोजन की व्यवहार संबंधी समस्याएं, जैसे तुनक मिजाजी, नाखून चबाना आदि। नंबर 3, असामाजिक अभिवृत्तियां, जहां बच्चा सत्ता के विरुद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त करता है लेकिन बाहर से आक्रामकता नहीं दर्शाता, जैसे दुश्मनी, अपराध भावना, एकाकीपन, चिंताएं आदि। नंबर 4, हठ, मनमानी या सुधार से परे या समुदाय के व्यवहार मानकों का उल्लंघन, जैसे भगोड़ापन, घर से भागना, अवज्ञा और झगड़ा आदि। नंबर 5, गंभीर अवैधानिकताएं या सामाजिक व्यवहार मानदंडों का उल्लंघन, जैसे चोरी, सेंध मारना, हमला, डकैती, हत्या, रेप आदि। प्रकृति और मात्रा, बालकों द्वारा किए जाने वाले कुल अपराधों में से मुश्किल से 2.0% ही पुलिस या न्यायालय के समक्ष आते हैं। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो दिल्ली द्वारा एकत्र किए गए आंकड़े भारत में पाए जाने वाले बाल अपराधों की ओर संकेत करते हैं। बालकों द्वारा किए गए अपराधों में से भारतीय दंड संहिता के अपराध के अंतर्गत सबसे अधिक संपत्ति संबंधी थे, अर्थात चोरी करना, सेंधमारी करना, डकैती और लूटपाट आदि। बाल अपराध के लक्षण या विशेषताएं, इसके निम्नलिखित लक्षण या विशेषताएं हैं। नंबर 1, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में अपराध की दर कई गुना अधिक होती है, अर्थात लड़कियां लड़कों की अपेक्षा कम अपराध करती हैं। नंबर 2, बाल अपराध की दर प्रारंभिक किशोर अवस्था में 12 से 16 वर्ष के आयु समूह में अधिक होती है। नंबर 3, बाल अपराध ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में अधिक घटित होता है। दिल्ली, मुंबई, पूना, अहमदाबाद, हैदराबाद, बैंगलोर जैसे महानगर छोटे नगरों और कस्बों की अपेक्षा अधिक बाल अपराधियों को जन्म देते हैं। नंबर 4, माता पिता व संरक्षकों के साथ रहने वाले बच्चे बाल अपराधों में अधिक लिप्त पाए जाते हैं। पकड़े जाने के समय 3/4 से कुछ कम बाल अपराधी अपने माता पिता के साथ रहते हुए पाए गए, लगभग 5वां हिस्सा अपने संरक्षकों के साथ और लगभग 10वां हिस्सा बेघर पाए गए। इससे बाल अपराध में परिवार वातावरण की भूमिका का पता लगता है। नंबर 5, कम शिक्षा बाल अपराध का प्रमुख कारण है। बाल अपराधियों में से 1/3 बालक अनपढ़ थे, आधे से बहुत प्राइमरी पास थे, 5वां हिस्सा मिडिल या सेकेंडरी स्तर तक शिक्षित थे। इस प्रकार अधिकतर बाल अपराधी कम शिक्षित या अनपढ़ परिवारों से होते हैं। नंबर 6, निर्धन आर्थिक पृष्ठभूमि भारत में बाल अपराध का एक और महत्वपूर्ण लक्षण है। 5 में से 4 से अधिक अपराधी वे हैं जिनके परिवार की मासिक आय 1000 रुपए से कम है, अर्थात बाल अपराध निम्न वर्ग की घटना है। हमारे देश में बाल अपराध तथा इससे संबंधित सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर किए गए लगभग सभी अध्ययन दर्शाते हैं कि जो लोग समाज के निम्नतम स्तर से संबंधित हैं उनमें बाल अपराध की दर सर्वाधिक पाई गई है। इस तथ्य के सत्य होने की सीमा विविध दशाओं में भिन्न होती है। 7, 10 में से 9 से अधिक बाल अपराधी प्रथम बार स्तर के अपराधी होते हैं, फर्स्ट ऑफेंडर्स। 8, बाल अपराध अधिक संख्या में समूह में नहीं होते हैं।
नंबर 9, यद्यपि कुछ बाल अपराध समूह में होते हैं, फिर भी हमारे देश में संगठित वयस्क अपराधियों के समर्थन से कार्य करने वाले बाल अपराधियों के समूह की संख्या अधिक नहीं है। बाल अपराध के प्रकार। बाल अपराध व्यवहार की शैली और स्वरूप में विविधता प्रदर्शित करता है। प्रत्येक प्रकार का अपना सामाजिक संदर्भ होता है, कारण होते हैं तथा निरोध और उपचार के अलग स्वरूप होते हैं जो कि उपयुक्त समझे जाते हैं। हॉवर्ड बेकर ने 4 प्रकार के बाल अपराध बताए हैं। नंबर 1, वैयक्तिक बाल अपराध। नंबर 2, समूह समर्थित बाल अपराध। नंबर 3, संगठित बाल अपराध। नंबर 4, स्थिति जन्य बाल अपराध। अब हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है वैयक्तिक बाल अपराध। यह वह बाल अपराध है जिसमें एक व्यक्ति ही आपराधिक कार्य करने में संलग्न होता है और उसका कारण भी व्यक्ति अपराधी में ही खोजा जाता है। इस अपराधी व्यवहार की अधिकतर व्याख्याएं मनोचिकित्सक समझते हैं। उनका तर्क है कि बाल अपराध दोषपूर्ण परिवार अंतःक्रिया प्रतिमानों से उपजी मनोवैज्ञानिक समस्याओं के कारण किए जाते हैं। इस प्रकार अपराध में पिता पुत्र संबंध माता पुत्र संबंध की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण दिखाई दिए, क्योंकि अपने पिता में आदर्श भूमिका की अनुपस्थिति के कारण अपराधी लड़के नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण नहीं कर सके। इसके साथ ही उनका अनुशासन अधिक कठोर था। नंबर 2, समूह समर्थित बाल अपराध। इस प्रकार के अपराध में बाल अपराध अन्य बालकों के साथ में घटित होता है और इसका कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व या परिवार में नहीं मिलता, बल्कि उस व्यक्ति के परिवार व पड़ोस की संस्कृति में होता है। कई विद्वानों द्वारा किए गए अध्ययन ये साबित करते हैं कि और साथ ही यह भी पाया गया इन अध्ययनों में कि युवक अपराधी इसलिए बना क्योंकि वह पहले से ही अपराधी व्यक्तियों की संगति में रहता था। बाद में सदरलैंड ने इस तथ्य को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया, जिसने विभिन्न संपर्क के सिद्धांत का विकास किया। मनोजन्य व्याख्याओं के विरुद्ध यह विचार इस तथ्य पर केंद्रित है कि क्या सीखा जाता है और किससे सीखा जाता है, न कि उन समस्याओं पर जो कि अपराध करने की प्रेरणा प्रदान करती हैं। नंबर 3, संगठित बाल अपराध। इसमें वे अपराध सम्मिलित हैं जो औपचारिक रूप से संगठित गिरोह द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार के अपराधों का विश्लेषण के दशक में अमेरिका में किया गया था तथा अपराधी उप संस्कृति की अवधारणा का विकास किया गया था। यह अवधारणा उन मूल्यों और मानदंडों की ओर संकेत करती है जो समूह के सदस्यों के व्यवहार को निर्देशित करते हैं, अपराध करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, इस प्रकार के कृत्यों के आधार पर उन्हें प्रस्तुति प्रदान करते हैं और उन व्यक्तियों के साथ उनके संबंधों को स्पष्ट करते हैं जो समूह मानदंडों से बाहर के समूह में होते हैं। इस प्रकार के अपराध का संदर्भ देने वाला प्रथम विद्वान कोहेन था। बाद में क्लोवार्ड और ओहोलिन और कुछ अन्य ने भी इस विचार का समर्थन किया। नंबर 4, स्थिति जन्य अपराध। उपरोक्त 3 प्रकार के अपराधों में एक बात सामान्य है, सभी में यह तथ्य निहित है कि अपराध की जड़ें बड़ी गहरी होती हैं। वैयक्तिक अपराध में मनोजन्य व्याख्या के अनुसार अपराध की जड़ें मूलतः व्यक्ति में ही होती है। समूह समर्थित तथा संगठित अपराध में अपराध की जड़ें समाज के ढांचे में समाहित होती हैं अथवा उन परिस्थितिकी क्षेत्रों में जहां अपराध होते रहते हैं या उस व्यवस्थित रूप में जिसमें सामाजिक संरचना कुछ व्यक्तियों को सफलता के लिए संघर्ष करने के लिए निर्धन स्थिति में रख देती है। स्थिति जन्य अपराध एक भिन्न दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसमें मान्यता यह है कि अपराध गहरी जड़ें नहीं रखता और अपराध के प्रेरक और इसको नियंत्रित करने के साधन अपेक्षाकृत बहुधा सरल होते हैं। एक युवक की अपराध के प्रति गहरी निष्ठा के बिना अपराधी कृत्य में संलग्न हो जाता है। यह या तो कम विकसित अंतः नियंत्रण के कारण होता है या परिवार नियंत्रण में कमजोरी के कारण या इस विचार के कारण कि यदि वह पकड़ा भी जाता है तो भी उसकी अधिक हानि नहीं होगी। डेविड मार्जा ने भी इसी प्रकार के अपराध का संदर्भ दिया है, परंतु स्थिति जन्य अपराध की अवधारणा पूर्ण रूपेण विकसित अवधारणा नहीं है और अपराध के कारणों में इसको अधिक महत्व नहीं दिया गया है।
या तो अन्य अपराधों के प्रकारों का प्रतिस्थापन न होकर पूरक है। बाल अपराधियों का वर्गीकरण। विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न आधारों पर बाल अपराधियों का वर्गीकरण किया गया है। उदाहरण, हिर्श ने किए गए अपराधों के आधार पर उन्हें 6 श्रेणियों में बांटा है। नंबर 1 है अशोधयता। उदाहरण, देर रात तक बाहर रहना, अवज्ञा। नंबर 2 स्कूल से भागना। नंबर 3 चोरी, छोटी मोटी चोरी से लेकर सशस्त्र डकैती तक। नंबर 4 संपत्ति की क्षति, सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति सहित। नंबर 5 हिंसा, समुदाय के विरुद्ध सशस्त्र हिंसा। और छठा यौन अपराध। ईटन और पोक ने अपराधों के प्रकारों के आधार पर 5 प्रकारों में बांटा है। नंबर 1 छोटे छोटे उल्लंघन, अव्यवस्थित व्यवहार एवं यातायात संबंधी छोटे छोटे उल्लंघन सहित। नंबर 2 बृहत उल्लंघन, जिसमें वाहन चोरी आदि सम्मिलित है। नंबर 3 संपत्ति संबंधी उल्लंघन। नंबर 4 मादक व्यसन, जिसमें मद्य एवं नशीले पदार्थ सम्मिलित हैं। नंबर 5 शारीरिक हानि, जिसमें हत्या आदि आती है। रॉबर्ट रोजानोविज ने अपराधियों को आकस्मिक, असामाजिकतापूर्ण, आक्रामक, कदाचनिक, पेशेवर और गिरोह संगठित में वर्गीकृत किया है। मनोवैज्ञानिकों ने बाल अपराधियों को उनके वैयक्तिक गुणों या व्यक्तित्व की मनोवैज्ञानिक गत्यात्मकता के आधार पर 4 भागों में बांटा है। मानसिक रूप से दोषपूर्ण, मनस्तापी, तंत्रिका में पीड़ित और स्थितिजन्य है। धन्यवाद।